हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बताने वाला हूं। इसके पहले जो है मैं थ्री चैप्टर बता चुका हूं। पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर बहुत डिटेल से मैंने बताया है, तो उससे पहले देखिएगा, फिर इसमें आइएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ पहले से दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कि दो चर क्या होते हैं, एक चर क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे चर और चर क्या होता है, ये पहले ही बता चुका, लेकिन फिर समझ लो। चर और चर, ये चर अचर जो होता है, चर का मतलब होता है ये काउंटिंग नंबर, मतलब ये बदलता है। चर का मान बदलता रहता है, जैसे x, y और z जैसे लिख रहे हैं, ये बदलता है। और जो अचर रहता है ये कभी नहीं बदलता। जैसे 1 लिखा तो 1 को 2 नहीं लिख सकते हैं, 1 ही रहेगा। और जैसे मान ली 3 लिखा या 10 लिखा, एनी वन नंबर, ये संख्या जो है कभी बदलती नहीं है, ठीक है? और ये चर होता है, वेरिएबल होता है, ये मान बदलता रहता है इसका, और इसका मान फिक्स रहता है। चर अचर समझ में आया? लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो कहा है ना, इसमें दो चर वाले, एक चर वाले, 3 चर वाले, ये क्या होते हैं? तो दो ही चर तक बात किया है, तो दो ही चर तक देख लो आप लोग, ठीक है? जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, कोई एग्जांपल अगर मैं लूंगा, 2x + 6 है, तो बताइए भैया इसमें से कितने चर हैं? इसमें एक चर है, दो चर तो है नहीं है, एक चर है, एक का चर। ये क्या है? अचर। ये क्या है? चर है। तो इसका मतलब ये कौन सा चर है? एक चर वाले हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। अच्छा, ये भी ध्यान देना, रैखिक की तो बात हुई है, तो रैखिक कहते किसे हैं, इसे भी समझ लो, फिर से मैं बताऊंगा डिटेल से, ठीक है? रैखिक का मतलब होता है जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो? एक हो। जिसका घात जो है सबसे बड़ा जो घात होगा वो एक अगर होता है, उसे ही हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 4x + 7, तो बताइए ये एक रैखिक समीकरण है कि नहीं? इसकी पावर क्या है? 1 है। और 1 क्या है? रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? एक हो। तो एक ही तो लगा हुआ है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। जैसे मान लो 3x + 4y + 6, इसमें देखो एक एक घात है कि नहीं? एक की ज्यादा तो घात नहीं है। जब एक से ज्यादा घात नहीं है तो इसका मतलब है ये रैखिक समीकरण है, रैखिक लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया? अब सुन लो। अब देखो, मैंने अभी बताया था एक चर वाले समीकरण, रैखिक समीकरण। जैसे दो चर वाले बात की जाए, दो चर वाले बात कर रहे हैं जब, तो ध्यान से सुनो ना। दो चर का मतलब जिसमें दो चर हो, जैसे ये 3x + 4y + 11 = 0, ये भी तो लिख सकते हैं। अच्छा भैया, ये देखो, ये पहला चर हुआ, ये दूसरा चर हुआ, और इसकी पावर एक एक है, इसका मतलब है हम रैखिक समीकरण बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और इसे कौन सा रैखिक समीकरण बोल सकते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। कौन सा? दो चर वाला रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। ये समझ में आ गया? अब ध्यान सुनिएगा। जैसे इसमें एक व्यापक समीकरण दिया रहेगा, उससे आप तुलना करिएगा। जैसे मान लीजिए ax² + bx + c = 0। यहां से ध्यान से देखना है, जो a b और जो c है, ये क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद है। ये जो ax² + bx + c = 0, ये व्यापक रूप है उसका समीकरण का। लेकिन जो a b c जो दिया हुआ है वो क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद है। ये समझ में आया? a b c क्या है? अचर पद है। जैसे कोई क्वेश्चन लेंगे हम, यहां पर इस स्क्वायर न लगा हुई है, क्यों स्क्वायर नहीं लगाना? क्यों? जैसे मान लो स्क्वायर हो तब लगाना, जब ना हो तो नहीं लगाना, क्योंकि इसमें जो है हम रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। तो ax + bx + c = 0 के रूप में लिखेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, ये गलती ना करिएगा। तो यहां देखिएगा, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं 5x +
7y प्लस 11 इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इससे तुलना करूंगा तो ध्यान दीजिएगा x के बगल में क्या लिखा हो रहा है 5, तो x के बगल में क्या लिखा है a, तो a है अचर पद, तो अचर पद कितना है 5, तो a बराबर हम तुलना करेंगे तो 5 लिख सकते हैं और b बराबर हम लिख सकते हैं 7, b बराबर क्या लिख सकते हैं 7 और c बराबर 11। ये समझ में आया? ये ऐसे इसकी तुलना करना है। ये समझ में आ गया? और ढेर सारे आप फार्मूला ले सकते हो इसके, और जैसे कुछ और चीज़ें थोड़ा समझ लो, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन करेंगे आगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दी जाए, जैसे कोई मान लो क्वेश्चन दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है और कह दिया जाए, अच्छा दो, ये हमेशा बात याद रखना, जो दो चर वाले होते हैं ना उनके जो हल होते हैं अपरिमित होते, मतलब अनेक होते हैं। उनके हल कितने होते हैं? अनेक होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आ सकता है कि ये बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, एक हल, अनेक हल, जीरो हल। तो आप लोग सीधे बता देना है कि अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो यही बताने जा रहा हूं मैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों की वैल्यू नहीं पता कैसे क्या है, अब हमें निकालना है एक्स वाई की वैल्यू, तो अपने से पुट करिएगा। मान लो माना मैं अगर इसमें जो है x बराबर 0 रख दूं, x बराबर, देखो ऐसे मान रखना यदि सॉल्व हो जाए, पॉइंट वाला न रखिएगा कि पॉइंट वाला या डिवाइड वाला आ जाए तो उस तरह कटे नहीं कोई नंबर, ऐसा सोचना जो कट भी जाए, है ना, आपका हल भी हो जाए। अगर पॉइंट वाला भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ना उससे भी बन जाएगा। लेकिन जहां तक सोचना है 0 1 -1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं जाना आप लोगों को। अगर अनेक हल भी निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पूछा जाएगा, 3-4 के अलावा कोई नहीं पूछा जाता, समझ रहे हो, 4-5। अब देखो जैसे मैं इसमें रखूंगा, ध्यान से समझिए, अभी मैं क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया है, केवल एग्जांपल बता रहा हूं कैसे क्या होता है, अगले मिलेगा। देखिए x बराबर आगे 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 3y = 6, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करें तो 0 ही आएगा, ये 0 आएगा प्लस 3y = 6, तो ये 3y जो आएगा 6 के बराबर, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना है 2। इसका मतलब जो बॉक्स बनाओगे ना, मैं दो ही मान निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये x है ये y है। तो जैसे आप रखोगे, देखिए जब x बराबर रखे हो ना, x बराबर कितना रखा 0, तो जब x बराबर 0 रखे तो y बराबर 2 मिला, क्या मिला 2। एक बार और निकाल लीजिए, मैं दो ही बार निकालूंगा और सारे ऐसे निकालना है। मैं एक बार y बराबर 0 रख दूं, क्या रख दूं y बराबर 0। अगर मैं y बराबर पुट कर रहा हूं, रख रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, y बराबर 0 रखेगी इस समीकरण में, तो 2x प्लस 3 × 0 = 6, तो 2x = अच्छा यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 0 = 6, तो 2x बराबर 6, तो यहाँ से 2 3 6 होता है, तो x बराबर कितना आएगा 3। इसका मतलब है कि जब y बराबर 0 रखे हैं तो x बराबर कितना आया है 3 आया है। ये समझ में आया? ये आपका थोड़ा बेसिक चीजें थी, चाहे x का मान निकालने के लिए दिया जाए एक्स वाई का, और वो हटा दिया गया जो ग्राफ आप बनाते हैं, ठीक है, आगे जो भी होगा तो करेंगे, लेकिन जो इसमें एक्सरसाइज है उसे आप करिए, ठीक है, लेकिन ये करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, तो क्वेश्चन नंबर ये सब पहला ये जो बेसिक चीजें बताया है वो समझ चुके हो। तो अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो पहला है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें संकेत मान लीजिए कह रहा है कि माना जो नोटबुक की जो कीमत है, इसमें कह रहा है मान लीजिए माना नोट जो बुक की नोटबुक की जो कीमत मानना है उसे क्या मानना है x रुपए। अब फिर आगे कह रहा है और कलम की कीमत को मान लीजिएगा, कलम की जो कीमत है
इसमें कह रहा है वाई मान लीजिए, वाई रुपए मान लीजिए, ये आप लोगों को कह रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न के अनुसार जब चलोगे, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत दीजिए, केवल समझना है। देखिए कह रहा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, अच्छा नोटबुक की कीमत का मतलब यक्स, कलम की कीमत का मतलब वाई, ये तो कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये पहले से 2 गुनी है, इसे 2 गुनी बनाने के लिए ये कह रहा है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो भैया ये बताओ कलम की कीमत कौन सी है, वाई। तो वाई जो है 2 गुनी है इसके, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ रहे हो ना, ये पहले से 2 गुनी थी, तभी ये 2 गुनी, जब कम वाले में 2 गुना कर किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में देख लेना, एक कलम की कीमत की कीमत से 2 गुनी है, तो इसका कितना है, 2 गुनी। गुनी का मतलब गुणा, समझ में आया, गुनी का मतलब गुणा। तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर इसे 2i लिख सकते हो, इसलिए x बराबर x ये इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0, और यही आप लोगों को कह रहा है रैखिक समीकरण। आया समझ में, ये बहुत इजी था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कह रहा निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। पहले भैया इस रूप में बनाना है, बनाने के बाद ए बी सी लिखना है। क्या होगा, बहुत ईजी है, आप लोग ध्यान से देखते भी जाइएगा। जैसे ये दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, ये भैया दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, लेकिन कह रहा है हमसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बनाना है, तो क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2x इसी तरह रहेगा, 3y इसी तरह रहेगा, और ये जब इधर आएगा तो माइनस का 9.35 इक्वल टू 0। समझ में आया, ये हो गया। अब इससे तुलना करना है, तो मैं लिख रहा हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने, इस रूप का तो हो गया है, लेकिन मैं अब इससे तुलना करूंगा। अच्छा इससे इस रूप का है कि नहीं बताओ, इस रूप का है, लेकिन हमें आगे ये भी निकालना है ए बी सी क्या है, तो लिखिएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, किसका तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा, किसका तुलना करोगे, चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेना चाहे ना मानना, एक ही बात है। देखिए हम इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, तो भैया ये बताओ x के बगल में क्या है a, x के बगल में क्या है 2, तो इसका मतलब ये है जब इससे तुलना करोगे तो x कैंसिल आउट, इसका मतलब a बराबर 2, a बराबर 2 होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये जब y y कैंसिल आउट तो b बराबर क्या बचेगा, 3 तो बचेगा, तुलना ही तो कर रहे हो, तो b बराबर 3 होगा। ये समझ में आया। इसी प्रकार ये बताओ c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू देखो -9.35 है, तो माइनस का 9.35 ये c की वैल्यू हो जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब इसमें ये जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखिए। दूसरे का दूसरा जब देखोगे बिल्कुल ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना जितने 8 दिया हुआ है ना, इसमें 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 लिख लो बराबर 0, ये तो पहले से दिया हुआ है, दिया कि नहीं इस रूप का। तो देखिए इसे जो है अगर इस रूप में लिखोगे तो पहले से दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो भैया इस रूप में बनाना पड़ेगा, फिर बनाने के बाद जो है ए बी सी का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं ax प्लस बी वाई
बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो एक यहां पर जब लिखोगे इसके गुणांक में क्या है, एक है जो यक्स के गुणा में लिखा रहता है ना, उसी को लिखा जाता है, समझ में आया। हाँ, तो यहां पर देखो यक्स गुणा में ए है तो ए बराबर कितना आएगा, इस गुणांक में 1 है तो 1 आया, ठीक है। इसी प्रकार बी लिखेंगे, वाई वाई कैंसिल आउट, चाहे मान लो देखिए तो बी बराबर क्या आएगा -5, तो -5 लिख लो, ये बी की वैल्यू आ गई। सी बराबर जब लिखोगे सी बराबर -10 है, ये देखो सी की वैल्यू क्या है -10, तो -10 लिखेंगे। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा कंप्लीट हो गया। इस रूम में लिखा है, इसकी ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना, समझ में आया। अब देखिए इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आगे कर रहे हैं, ठीक है, इसे आप राइट डाउन कर लेना आगे पीछे करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड नंबर, दूसरे का जब थर्ड नंबर बताओगे, देखिए माइनस का 2x क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2x प्लस 3y = 6 दिया हुआ है। जब इस रूम में दिया हुआ है तो पहले ax प्लस by प्लस c = 0 की रूम में बनाना पड़ेगा। तो यहां से देख लो भैया, ये माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 = 0, ये रूप का हो गया कि नहीं। मैं कैसे मानेंगे, यहाँ पर ax प्लस by प्लस c = 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर ये आप लिख सकते हो, ठीक है। लिखने के बाद जब हम इसे कंपैरिजन करेंगे ना, तुलना करेंगे, तो भैया ए बी की वैल्यू निकालना है। तो बताइए ए बराबर -2, बी बराबर 3, क्यों, ध्यान देखते जाइएगा। देखो बी बराबर वाई वाई कैंसिल आउट 3, बी = 3 लिख सकते हैं ना, तुलना तो करना है जो इसके इक्वल हो, और तो बचेगा नहीं कुछ। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो है c बराबर क्या आएगा, -6 आएगा, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, ए बी सी के मान क्या हो गए, a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6 हो गया, आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर जब चौथा देखोगे तो ये x बराबर 3y ये दिया हुआ है, x = 3y दिया हुआ है। तो भैया इसे जब हम लिखेंगे x -3y = 0, तो भैया इसे तुलना करोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना, ये बार बार लिखना पड़े क्योंकि निकाल रहे मान, ठीक है, तुलना करने पर ये सब लिखोगे। तो बताइए यहां पर x गुणांक क्या 1 है, तो a बराबर 1, a बराबर क्या आएगा 1 आएगा, समझ में आ गया। b बराबर क्या लिखोगे भैया, b बराबर -3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि y y कैंसिल आउट, और b बराबर बचेगा -3 बचेगा, ये समझ में आया। अच्छा यहाँ पर कुछ लोग अब c ढूंढना चालू कर देंगे, c जब नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो c बराबर जिसका पद नहीं उसके बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां, ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ये बहुत इजी है ना, केवल मान ही निकालना है आप लोगों को बार बार। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का 5वां नंबर है, क्या दिया हुआ है, 2x = -5y, ये आप लोगों का दिया हुआ है। अब करना क्या है, ax प्लस bx के रूप में लिखना है by के रूप में, तो यहाँ पर -5y और यहाँ पर बराबर 0 है, ये इधर आएगा ना तो प्लस हो जाएगा भैया, क्यों कि जब कोई इक्वल में वैल्यू माइनस में हो, जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा = 0। अब इससे हम तुलना कर देना है, ax प्लस by प्लस c = 0 से तुलना
तुलना करने पर, ये लिख देना आप लोग, ठीक है। अब देखो ये जब तुलना करोगे तो एक गुणांक में क्या है, यक्स, यक्स गुणांक में ए है तो यक्स गुणांक में 2 है, यक्स कैंसिल आउट, ए बराबर 2 बचेगा। समझ में आया। इसी प्रकार बी बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। सी बराबर कितना आएगा, अच्छा सी की वैल्यू जब नहीं है ना तो सी की वैल्यू क्या मानोगे, 0, क्योंकि सी की वैल्यू इसमें है ही नहीं है। जिसकी वैल्यू ना हो उसे तुरंत मान लीजिएगा कि 0 के बराबर है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही 6वां नंबर 6, तो 6 नंबर जो लिखा हुआ है 3x + 2 = 0। अब देखो इसमें कोई कोई भड़क जाएगा कि y कहाँ गया, तो y जब नहीं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं तुलना करूंगा क्योंकि पहले से बना हुआ है ax + by, ये 0 लिखी हुई है, तो ठीक है। यहाँ पर by + c = 0 से तुलना करने पर, ये ध्यान से देखिएगा, जब a बराबर लिखोगे तो यक्स का पद लिखा है 3 है तो 3 हो जाएगा, यक्स यक्स कैंसिल आउट। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इसमें तो y वाला पद है ही नहीं है। मैंने कहा था अगर y वाला पद नहीं है तो आप 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y नो b = 0 हो जाएगा और c = 2 हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आए समझ में। अब देखो ये दूसरा 5वां 6वां हो गया, अब लास्ट के 2 बचे हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखो दूसरे का 7वां नंबर, दूसरे का जो 7वां नंबर है y - 2 = 0 है, y - 2 = 0। तो यहाँ पर देखो भैया ax + by + c = 0 के रूप का तो लिखा हुआ है, लेकिन आप इससे तुलना कर दो, से तुलना करने पर। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें तुलना करोगे, इसमें यक्स का पद है ही नहीं है। जब यक्स का पद नहीं है तो तुरंत 0 लिख दो उसकी जगह। तो a बराबर क्या होगा भैया, 0, a बराबर 0। इसे जब लिखना चाहोगे ना तो आप इस तरह लिख सकते हो, 0 ये इंटू मतलब 0 + b y - 2, इस तरह भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन लिखना उतना नहीं है, आप समझ जाया करें, जिसका पद नहीं है उसका मान क्या हो जाएगा, 0। ये अपना दिमाग में रखना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का पद नहीं है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0, और b बराबर 1, और c बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, दूसरे का 8 नंबर। अब ध्यान सुनिएगा, ये 5 = 2x लिखा हुआ है। अच्छा ध्यान देना, ये 2s को इधर ना लाना, आप 5 को इधर ले जाओ, ठीक है, 0 तो वही रहेगा। तो मैं इसे 2x - 5 = 0 ले रहा हूँ। समझ रहे हो ना, आप इधर भी लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सुन रहे हो, वैसे भी ला सकते हो या ऐसे ले सकते हो। अब देखो ये अब ax + by + c = 0 के रूप का हो गया। ये बनाने के बाद जो है आप लोग लिखोगे ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, ये लिखना पड़ेगा, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर तो ध्यान दीजिएगा, इसमें a = क्या होगा, a देखिए यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। और b बराबर क्या होगा, b बराबर देखिए इसमें है ही नहीं है, y का पद नहीं है। जब y का पद नहीं है तो मैंने क्या कहा, जो पद गोल हो मतलब है ही ना हो तो उसका मान क्या ले लेंगे, 0। तो b = क्या हो जाएगा, 0, और c = क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है एक्सरसाइज 4.1 जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर 4 है, समझ रहे हो ना, ये शुरुआत है, तो ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा
और जो समझ कमेंट जरूर किया करें। अगर समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट किया करें, अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।